नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और विस्तार से बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों की। बीजेपी ने अपने सदस्यता महाअभियान को लेकर देहरादून में IRDT ऑडिटोरियम में संयुक्त कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और पदाधिकारी शामिल हुए। इसे लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 2 सितंबर को यह अभियान राष्ट्रीय स्तर पर शुरू होगा और इसके जरिए हम अपने संगठन का विस्तार करने का प्रयास करेंगे, जिससे हम केंद्र और राज्य की योजनाओं को उन लोगों तक भी पहुंचा सके जिन तक अभी तक लाभ नहीं पहुंचा है। 3 साल के बाद होता है और हम सब लोगों के लिए एक बड़ा अवसर होता है कि हम जन जन तक पहुँचें, समाज के अंतिम छोर तक पहुँचें और हमारा प्रदेश के सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता बड़े जोर शोर से इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। और 2 तारीख को राष्ट्रीय स्तर पर यह अभियान प्रारंभ होगा और उसके बाद पूरे देश में चलेगा, हमारे प्रदेश में भी चलेगा। हम उन स्थानों तक जाएंगे इसके माध्यम से जहां अभी हमारी पार्टी को और पहुंचना है और हमको विस्तार करना है। हमारा संगठन का भी विस्तार होगा और निश्चित रूप से जहां संगठन का विस्तार होगा वहीं हमारे प्रदेश के लिए भी जो हमारी योजनाएं हैं केंद्र की और राज्य की, उन योजनाओं को प्रचार प्रसार में एक बड़ी सहायता इस अभियान के माध्यम से मिलेगी। उत्तराखंड के गैरसैंण में चले मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हुए निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने सनसनीखेज खुलासा किया, जिसमें उन्होंने गुप्ता बंधुओं पर प्रदेश सरकार को गिराने की साजिश का आरोप लगाया। उनका कहना था कि इसके लिए गुप्ता बंधु 400 से 500 करोड़ रुपए खर्च करने को भी तैयार हैं। वहीं विधायक के इस बयान को लेकर जहां सियासत गर्मा गई है, तो वहीं विधायक पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इसे लेकर अब बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मोर्चा खोल दिया है। पूर्व सीएम का बयान सामने आया और जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस मामले में सरकार जांच कराएगी। ऐसी जो लोकतंत्र की स्तंभ है, वहां पर कोई भी बात हो तो वो गंभीरता से होनी चाहिए। वो चौराहा भाषण का अड्डा नहीं है। एक एक शब्द का मूल्य होना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं कि विधानसभा में एक भी बात उठी है उसका पूरी ताकत के साथ उसको प्रमाणित होना चाहिए, नहीं तो किसी को जो चाहे बोलने की छूट नहीं होनी चाहिए। निश्चित रूप से, क्योंकि जिस प्रकार से विधायक उमेश कुमार जी ने सदन में जो बात कही है बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि इस तरीके की जो बातें होती हैं सरकार को अस्थिर करने वाली बातें होती हैं और इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए। कहां से उनके पास ये सुराग मिला उनको और कहां से ये बातें उनको पता चली, इसका पूरा जो है एक एक विषय को सामने रखा जाना चाहिए। और गुप्ता बंधुओं के साथ में उमेश कुमार जी का कोई आज का रिश्ता नहीं है और उमेश कुमार जी जिस प्रकार से गुप्ता बंधुओं के लिए पहले भी जाने गए हैं, तो ये बहुत ही गंभीर विषय हो जाता है। और निश्चित रूप से हमारी भी यही डिमांड है कि इस तरीके की अगर उन्होंने सदन में बात रखी है तो उसका पूरा जो है जांच सहित उसके तथ्यों सहित पूरी प्रामाणिकता के साथ में बात सामने आनी चाहिए। भारी बारिश भूस्खलन की वजह से बह गए केदारनाथ पैदल मार्ग को एक बार फिर सुचारू कर दिया गया है। पैदल मार्ग पर घोड़े खच्चर भी आने जाने शुरू हो गए हैं। आपको बता दें कि पिछले 26 दिनों से केदारनाथ पैदल मार्ग पर आवाजाही करीबन बंद ही थी। 31 जुलाई को रुद्रप्रयाग जनपद में हुई अतिवृष्टि के बाद उत्तराखंड शासन प्रशासन तेज गति से केदारनाथ यात्रा मार्गों को सुचारू करने में जुटा हुआ था। यात्रा मार्ग पर घोड़े खच्चरों की आवाजाही भी शुरू हो चुकी है। विगत कुछ समय पूर्व जो केदारनाथ धाम में अतिवृष्टि आई थी, उसके कारण से जो केदारनाथ धाम का पैदल मार्ग था वो कुछ स्थानों पर बहुत बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका था, ध्वस्त हो चुका था। इसके अलावा जो केदारनाथ मोटर मार्ग है वो भी कुछ स्थानों पर ध्वस्त हो चुका था, वॉश आउट हो चुका था पूरी तरीके से। लेकिन प्रदेश सरकार के स्तर से बहुत तत्परता के साथ में जो राहत और पुनर्निर्माण के कार्य वहाँ पर प्रारंभ किए गए, उसके चलते वर्तमान में जो पैदल मार्ग है वो लगभग पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और उस पर
पैदल यात्रियों के अलावा घोड़े खच्चरों की आवाजाही भी शुरू हो चुकी है और जो यात्री वर्तमान में केदारनाथ धाम जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। हालांकि वहाँ पर अभी मौसम पूरी तरीके से अनुकूल नहीं है और काफ़ी लगातार वर्षा भी हो रही है, प्रतिकूल परिस्थितियाँ भी पैदा हो रही हैं, लेकिन जो हमारी निर्माण एजेंसियाँ हैं उन्होंने बहुत तत्परता के साथ में ये कार्य किए हैं और पैदल मार्ग को पूरी तरीके से सुगम कर दिया गया, सुचारू कर दिया गया है। वहीं आपदा प्रबंधक सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि केदारनाथ यात्रा मार्गों के अधिकांश रास्तों को ठीक कर दिया गया है और केदारनाथ पैदल यात्रा गतिमान है। 150 से 200 श्रद्धालु रोजाना केदारनाथ धाम के दर्शन करने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि 31 जुलाई के आपदा के उपरांत काफ़ी क्षति हुई थी, जिसमें से काफ़ी रास्तों को ठीक कर लिया गया है और सबको पैदल चलने लायक बना लिया गया है। तो आवाजाही लोगों की जारी है। अगर बरसात नहीं हो रही है तो आवागमन किया जा सकता है। उसमें बरसात के दौरान पत्थर गिरते हैं तो उस समय यात्रा करना खतरनाक हो सकता है, तो उसको छोड़ के बाकी यात्रा के लिए मार्ग है। इसमें लोगों का आवागमन भी हो रहा है, घोड़े खच्चर भी जा रहे हैं, स्थानीय लोग भी जा रहे हैं, कुछ यात्री भी पर डे 100, 150, 200 तक यात्री भी जा रहे हैं। तो इस तरह से यात्रा कुछ हद तक सुचारू हो गई है। रास्ते अभी पूरी तरह से नहीं बने हैं, रास्तों को खोल दिया गया है टेम्परेरी, बाकी इसमें स्थायी रूप से खोलने के लिए कार्रवाई चल रही है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां उत्तराखंड में भारी बारिश से बद्रीनाथ और यमुनोत्री हाईवे सहित 150 से ज्यादा सड़कें बंद हो गई हैं, जिससे पर्वतीय क्षेत्र का जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित नजर आ रहा है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने राजमार्ग बंद होने पर सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सरकार सिर्फ हवाई बातें करती है, काम में शासन का कोई भी विश्वास नहीं। मानसून से उत्तराखंड का ऐसा कोई जनपद नहीं है जो प्रभावित ना हुआ हो। हर ब्लॉक में आप देख लीजिए, बहुत से गांव जो है आपदा से त्रस्त हैं और सैकड़ों मार्ग बाधित हैं। मुख्य राजमार्ग भी जगह जगह से बाधित हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। और आपदा जैसे संवेदनशील विषय पे भी सरकार झूठ बोलने का काम कर रही है, तो इससे ज्यादा संवेदनशील विषय और क्या हो सकता है बताइए ना। और विधानसभा सत्र के दौरान भी केवल 30 मिनट का समय विपक्ष को आपदा जैसे गंभीर विषय पर बोलने के लिए दिया जाए। और मेरा पूरा विश्वास है कि सत्ता पक्ष के भी सभी विधायक जो है आपदा पर चर्चा करना चाहते होंगे, क्योंकि सभी क्षेत्रों में आपदा से जनजीवन अस्त व्यस्त है, त्राहिमाम मचा हुआ है। और आपदा के इतने दिनों बाद भी सरकार ने अभी तक कोई भी राहत की जो है घोषणा नहीं की है। महिला और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने विधानसभा में महिला सशक्तिकरण और महिला कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। मीटिंग में उन्होंने एकल महिला स्वरोजगार योजना के प्रोग्रेस के विषय में चर्चा की। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार की ओर से वात्सल्य योजना संचालित की जा रही है, जिसका व्यापक प्रचार प्रसार और उसकी प्रगति रिपोर्ट को लेकर अधिकारियों से चर्चा की गई। देखिए, आज महिला सशक्तिकरण विभाग और महिला कल्याण विभाग दोनों की ही समीक्षा की गई है। उसके अंतर्गत संचालित योजनाओं में कुछ इस प्रकार की योजनाएं जो कि आने वाले समय के लिए जो पूर्व में हमारे दिशा निर्देश थे उसमें कितनी कार्रवाई हुई, जैसे कि हमारी एकल महिला स्वरोजगार योजना जो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है, आखिरकार हम उसमें कितनी प्रोग्रेस में गए हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारा जो 1 रुपये अतिरिक्त शुल्क के रूप में जो आबकारी विभाग से महिला कल्याण कोष के लिए दिया जाना था, उसमें क्या कार्रवाई हुई। ठीक इसी प्रकार से हमारे यहाँ पर भारत सरकार ने जो क्रैच खोले जाने की जो अनुमोदन किया है या क्रैच खोले जाने के लिए जो स्वीकृति प्रदान करी है, उसमें हमने क्या कार्य प्रगति करी है। और इसके साथ ही हमारे जो वात्सल्य के हमारे बच्चे थे उनको आखिरकार हमने अब तक कितनी धनराशि और कितने समय की हम नहीं दे पाए हैं, उसमें क्या प्रगति हुई है, ये सब चीजों को लेकर समीक्षा की गई है। तो वहीं हरिद्वार में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां भेल फैक्ट्री में हुई 1 करोड़ रुपए की चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है।
चोरी की वारदात में शामिल 3 शातिर चोरों और एक आदमी को पुलिस ने पकड़ा है। आरोपियों के हवाले से पुलिस ने करीब 50 लाख रुपए की कीमत का माल भी बरामद किया। अगस्त को BHEL प्रशासन द्वारा हमारे रानीपुर थाने में अवगत कराया गया था कि इनके जो इनका यार्ड है, जहाँ पर जो भी बाहर से इनके कंसाइनमेंट आते हैं वो वहाँ रखे जाते हैं, उसमें से करीब 17 कुंटल, करीब 1700 किलो से ऊपर न्यूमेरिक प्लेट, जो एक निकल का ही एक अपभ्रंश है, क्या ही एक धातु है, तो उसकी चोरी वहाँ से की गई है, जिसका उपयोग टरबाइन बनाने के काम पे आता है। पुलिस के द्वारा, क्योंकि मामला काफी बड़ा था और करीब 17 कुंटल से ऊपर की ये चोरी थी, और ये भी बात प्रकाश में आई कि क्योंकि इतनी बड़ी चोरी में 17 कुंटल धातु को वहां से ले जाना इतना आसान नहीं था। इसका एसपी सिटी के नेतृत्व में हमारे जो SO रानीपुर हैं, उनके द्वारा और इनकी टीम के द्वारा इसमें लगातार प्रयास किए जा रहे थे। कल इस संबंध में हमारी 28 तारीख को करीब एक स्कॉर्पियो गाड़ी काली रंग की, जिसमें 3 लोग सवार थे, उनको पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया। और उधर देहरादून में गढ़वाल मंडल की फूड टेस्टिंग लैब के संचालक को आरंभ करने के लिए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने अधिकारियों को 2 महीने की डेडलाइन दी है। टेस्टिंग लैब की अधिसूचना की कार्यवाही गतिमान है। सरकार ने इसके लिए 13 पदों की स्वीकृति भी दी। इस संबंध में 23 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जा चुका है। शुरू में इस लैब की क्षमता 5000 सैंपलिंग टेस्ट की होगी। देखिए, कल मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में स्टेट लेवल एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई थी। FDA द्वारा जो है FDA के जो इश्यूज हैं उसके संबंध में, और बाकी डिपार्टमेंट से भी अधिकारी मौजूद थे, और खासकर पुलिस डिपार्टमेंट के साथ जो समन्वय होना है, जो हमारी रेगुलरली चेकिंग होती है, और जैसे अभी आपने देखा भी होगा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्रवाई की गई, जहाँ पे काफ़ी सारे मात्रा में नकली पनीर, मावा इत्यादि जो है पकड़ा भी गया था, और संबंधित ओनर के खिलाफ कार्रवाई भी की गई थी। तो समस्त इश्यूज डिस्कस किए गए थे मैडम की अध्यक्षता में, और 2-3 बातें बहुत प्रमुखता से आई। एक तो बाकी जो दूसरे स्टेट्स से जो नकली मावा, पनीर वगैरह आ रहा है, उन पे कार्रवाई। देहरादून शहर को स्वच्छता की रैंकिंग में देश के टॉप 50 शहरों की सूची में लाने के लिए नगर निगम लगातार कूड़ा उठाने का प्रयास कर रहा है, जिसके चलते नगर निगम ने स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में विशेष अभियान भी चलाया, और इन सभी जगहों पर स्वच्छता के प्रबंधों और कार्यों को लेकर 150 में अंक दिए गए। इस बात को लेकर सहायक नगर आयुक्त ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। जो भारत सरकार की स्वच्छता की गाइडलाइन थी SBM 2.0, उसके तहत हमने 93 जो हमारे प्राइमरी स्कूल थे, विद्यालय हैं, उसमें सर्वेक्षण कराया था, और हमारी निगम की टीम और एक हमारी बेसिक्स है जो ISC एक्टिविटीज़ करती है, उनके ज्वाइंट एडवेंचर में हमने उन्हें भेजा था। 93 स्कूलों का सर्वे कराया है। उसका जो भी उनकी स्थिति का तो जो डेटा है वो हमने सभी को अलग अलग स्कूलों के वाइज निदेशालय शहरी विकास को भेज दिया था, और उसके बाद अभी हम उसका संकलन करेंगे, उसके बाद उसका रैंकिंग दी जाएगी। इसके लिए हमने सर्टिफिकेट वगैरह की व्यवस्था भी है, वो भी उन्हें दिए जाएंगे। हल्द्वानी में बदहाल बड़े पार्क जल्द बेहद खूबसूरत नजर आ सकते हैं। नैनीताल रोड पर कई पार्क ऐसे हैं जो नगर निगम हल्द्वानी के स्वामित्व के हैं, लेकिन बदहाल हालत में पड़े हुए हैं। शहर की खूबसूरती को 4 चांद लगाने के लिए इन पार्कों को एक सर्वे कराया गया है और DPR तैयार कराई जा रही है, जिससे इन पार्कों को हरा भरा करने का काम, बेल वाले पौधे लगाने का काम किया जाना है। हल्द्वानी में हमारा जो नैनीताल रोड है उसमें काफी सारे पार्क हैं नगर निगम के स्वामित्व के। उनकी स्थिति खराब हो गई है, थोड़ा देखरेख का अभाव भी है और संसाधनों की समस्या भी निगम को रहती है। तो हम लोग एक विस्तृत सर्वे हमने कराया था और DPR हम इसकी प्रिपेयर करवा रहे हैं, जो इसमें ग्रीनरी के काम हो सकते हैं, कुछ पेड़ पौधे लगाए जा सकते हैं, जो कमिश्नर साहब के भी
दिशा निर्देश थे कि क्रीपर्स वगैरह लगाए जाने हैं, उस पर भी होमवर्क चल रहा है। साथ ही इनके सुदृढ़ीकरण के लिए जहां टूट फूट हो गई है, कहीं इंक्रोचमेंट हो गया है, कहीं मरम्मत की जानी है, पानी डालने के लिए इरिगेशन के लिए भी उसमें कोई व्यवस्था नहीं है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के सिस्टम्स हैं, इस सब को इंक्लूड करते हुए एक सौंदर्यीकरण के लिए और सुदृढ़ीकरण के लिए एक डीपीआर हम लोग प्रिपेयर करा रहे हैं। एक पार्क से पहले हम लोग काम शुरू करेंगे ट्रायल बेसिस पर, और फिर उसी के आधार पर आगे उनको सभी पार्कों में रेप्लिकेट करा जाएगा। उधम सिंह नगर में सरकारी अस्पताल की बदहाल व्यवस्था को लेकर उपनेता प्रतिपक्ष भुवन चंद्र कापड़ी ने कार्यकर्ताओं के साथ अस्पताल के मुख्य गेट पर बैठकर सांकेतिक धरना दिया। तो वहीं भुवन चंद्र कापड़ी ने अस्पताल में रिक्त पदों को भरने और सरकार पर स्वास्थ्य सुविधाओं की अनदेखी का आरोप भी लगाया है। खटीमा 100 बेड का अस्पताल है, जिसकी नींव पंडित नरेंद्र तिवारी जी ने 2002 की कांग्रेस की सरकार में रखी थी। उसके लिए 1 करोड़ रुपए जारी किया था और 100 बेड का अस्पताल यहाँ पर बनने की बात शुरुआत करी थी। और उसके बाद 2012 में कांग्रेस की सरकार में इसका बजट बढ़ाकर 5 करोड़ किया गया और बड़ा अस्पताल बनाकर खड़ा किया हुआ है। और अस्पताल में आईसीयू भी है, एनआईसीयू भी है, एमआरआई मशीन भी है, सिटी स्कैन की मशीन भी है, ऑक्सीजन प्लांट भी है। लेकिन ना आईसीयू चल रहे हैं, ना एनआईसीयू चल रहे हैं। सिटी स्कैन की बात करें तो हमारे जो डॉक्टर सीएमएस हैं उनको 3 दिन के लिए सितारगंज कर दिया, 3 दिन यहाँ। एमआरआई कराने के लिए कोई आता है, जांचें कराने के लिए कोई आता है, तो लैब का हाल ये है कि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होने के बाद शुगर तक की जांच के लिए वो लोग बाहर भेज देते हैं। लापरवाही बढ़ती जा रही है। गरीब लोगों को दवाइयाँ भी यहाँ पर मुफ्त नहीं मिलती हैं। खुशियों की सवारी अगर आप देखेंगे तो आपसे मेरा निवेदन है कि पीछे जरूर जाएं। खुशियों की सवारी एक गाड़ी जिसमें करोड़ों का प्रोजेक्ट केंद्र सरकार का है, पिछले 4-5 सालों से सड़ रही है, उसमें ड्राइवर तक नहीं है और महीने का 30-35 हज़ार रुपये उसमें खर्चा हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि 4-5 एम्बुलेंस हैं जो यहाँ पर सड़ रही है, लेकिन ड्राइवर नहीं है, वो चल नहीं रही है। तो अव्यवस्था फैली हुई है। आप ये पूरा ग्राउंड देखेंगे, इसके लिए एक ठेका हुआ है, वो ठेकेदार बड़े नेता हैं भाजपा के, तो वो जो है कि इसकी झाड़ियों को काटने तक का भी उनके पास समय नहीं है, या फिर बंदर बांट हो रही है, उसका भी पैसा कैसे निकल रहा है, ये बड़ी दुख की बात है। फिलहाल नागरिक चिकित्सालय खटीमा में आईसीयू सुविधाएं भी शुरू कराने के लिए प्रयासरत हैं। फिजिशियन हमारे पास उपलब्ध हो गए हैं, तो हम अब स्टाफ के साथ उनकी वो करना चाहें। जल्द ही हमारा आईसीयू सेवाएं सुचारू रूप से चलने लगेंगी। जहाँ तक बाकी सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, ये सारी मशीनें हमारी चल रही हैं, फिलहाल इस समय चल रही हैं और लोगों को सुविधाएं दे रही हैं। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।